आइए आज हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, जो सिद्धांत पूरे विश्व में आज के डेट में सर्वमान्य है। द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स विच इज़ द बिग बैंग थ्योरी। सो लेट्स डिस्कस टुडे द बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी दी किसने थी और इसका नाम किसने दिया, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो बिग बैंग का जो सिद्धांत है ये सबसे पहली बार किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटर ने। ठीक है, जॉर्ज लेमेटर ने इस सिद्धांत को सबसे पहली बार दिया था 1927 में। इन्होंने कुछ पेपर्स लिखे थे जिनमें इन्होंने ये बताया कि हमारे यूनिवर्स का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, पर इन्होंने इस वर्ड बिग बैंग का यूज़ नहीं किया था। इन्होंने क्या बताया, एक्चुअल में ये पेपर्स 1927 में इन्होंने लिखे थे और ये पब्लिश हुए थे 1931 में। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 1927 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। हालांकि साइंटिफिकली जो इन्होंने पब्लिश किया, साइंटिफिकली कहा जाता है कि ये थ्योरी जो है ये पब्लिश की थी इन्होंने लेमेटर ने 1931 में इन द फॉर्म ऑफ हिज रिसर्च पेपर्स। तो रिसर्च पेपर्स इनके 31 में पब्लिश हुए, बट इन्होंने इस थ्योरी जो थी 27 में ही दे दी थी। और इन्होंने क्या कहा कि हमारा यूनिवर्स एक पॉइंट से शुरू हुआ था, एक पॉइंट से। वो पॉइंट कब था, कब एक्सप्लोजन हुआ उसमें? लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, तो अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हमारा यूनिवर्स क्या था, एक पॉइंट से शुरू हुआ और उस पॉइंट का नाम क्या था? प्रिमेवल एटम। ठीक है, तो उस एटम का नाम क्या था? प्रिमेवल एटम या फिर प्रीमोर्डियल एटम। एक जो हमारा शीतलन बिंदु था या फिर आदिम बिंदु जिससे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, उस ब्रह्मांड के उस छोटे से एटम में क्या हुआ? प्रिमोर्डियल एटम में या फिर प्रिमेवल एटम में क्या हुआ? एक एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन की वजह से हमारे ब्रह्मांड में 4 चीज़ें निकली। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी हुई? एक छोटे से पॉइंट से जिसका नाम था एटम, प्रीमोर्डियल या प्रिमेवल एटम। उस एटम में जब एक्सप्लोजन हुआ, कब? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, आज से इतने खरब वर्ष पूर्व। तो वहाँ से 4 चीज़ें निकली हमारी, टाइम स्पेस, मैटर और एनर्जी। तो ये 4 चीज़ें ही हमारे आज यूनिवर्स में हर जगह हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारा सिर्फ 4 चीज़ों का बना है, टाइम, समय, जो दूरी है, जो द्रव्य है और ऊर्जा। यही 4 चीज़ें हमारे पूरे ब्रह्मांड में आज भी हैं जिनसे हमारा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। अब कई जनों का, कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो ये बिग बैंग सिद्धांत हुआ था, बिग बैंग का जो एक्सप्लोजन था ये यूनिवर्स में हर जगह हुआ। बिग बैंग का एक्सप्लोजन पूरे यूनिवर्स में कई जगह पर एक्सप्लोड हुआ एक साथ, जिससे हमारे ये सारी चीज़ें बनी और आज भी ये विस्तार करती जा रही हैं। पर इसी थ्योरी का रिवर्स अगर हम देखें कि जैसे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड सिकुड़ता भी जाएगा। सिमिलर इसकी काउंटर पार्ट थ्योरी है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये बिग बैंग का सिद्धांत कहता क्या है कि हमारा जो ये एक्सप्लोजन हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, इस एक्सप्लोजन के बाद यहाँ से ही शुरुआत हुई हमारे समय की, और उस मैटर से जो एनर्जी निकली वही एनर्जी आज भी यूनिवर्स में एक्सपैंड होती जा रही है और इसी वजह से हमारे ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है और यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एट अ फास्टर रेट। और ये चीज़ें हमारी जब ऑब्ज़र्व की अलग अलग जोग्राफर्स ने, साइंटिस्ट ने, तो अच्छा ये कहाँ के थे हमारे जॉर्ज लेमेटर? ये बेल्जियम के थे। ठीक है, तो ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? बेल्जियम के। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बिग बैंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तो बिग बैंग वर्ड किसने दिया? सबसे पहली बार फ्रेड हॉयल ने। ठीक है, सो फ्रेड हॉयल ने क्या किया? ही कॉइंड द वर्ड बिग बैंग। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या था कि ये इन थ्योरीज़ को पढ़ रहे थे जो लेमेटर ने थ्योरीज़ दी थी, और इन्होंने भी रेडार साइंटिस्ट में ये काम करते थे, और इन्होंने ये एक रेडियो आकाशवाणी में, एक रेडियो स्पीच में इन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया पहली बार कि द बिग बैंग वर्ड, द बिग बैंग थ्योरी इज़ गोइंग टू बी वेरी फेमस एंड प्रूविंग टू बी मोस्ट
प्रिसाइसिव थ्योरी इन द यूनिवर्स। तो इस तरह का उन्होंने कुछ बयान दिया था। तो रेडियो में पहली बार उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, बिग बैंग। तो बिग बैंग शब्द का श्रेय किसको जाता है? फ्रेड हॉयल को। अब जैसे ही इन्होंने ये थ्योरी दी तो इसका कंफर्मेशन पहली बार हमें कैसे देखने को मिला, इसका प्रूव हमें कहाँ से मिला? सबसे पहली बार एडविन हबल ने, ठीक है, तो एडविन हबल ने सबसे पहली बार हमारे ब्रह्मांड को यानी अंतरिक्ष को, हमारी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया। और इन्होंने एक आइडिया दिया हमें ऑब्जर्वेशन का, कब? 1929 में जब इन्होंने ये थ्योरी दी, उसके ठीक 2 साल बाद एडविन हबल ने बताया कि हमारे जो क्लियर इमेजेस हैं, इन्होंने टेलीस्कोपिक व्यूज़ से जुपिटर की, सैटर्न की, हमारे जो गैसियस प्लैनेट्स हैं, और उन्होंने ये बताया कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर भी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। देयर इज़ अ यूनिवर्स, देयर आर गैलेक्सीज बियॉन्ड आर सोलर सिस्टम। तो हमारे जो 8-9 ग्रह हैं, इनके बाहर भी हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं। इस चीज़ के बारे में एडविन हबल ने बताया। और उसके बाद जब हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप से ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, जब हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप से इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया तो हमने क्या पाया कि जो हमारी चीज़ें यहाँ पर लेमेटर ने बताई थी वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारे यूनिवर्स में चीज़ें जितनी दूर हैं वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड से दूर जाती जा रही हैं। इसका मतलब द फार्दर द ऑब्जेक्ट्स द फास्टर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पर हबल की? फार्दर द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फार्दर द ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स द फास्टर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम अस। ये इसका मेन कंक्लूजन था थ्योरी का कि जो हमने एडविन हबल स्पेस टेलीस्कोप से जो ऑब्जर्व किया, तो ये हमने देखा यूनिवर्स में कि कोई चीज़ अगर हमारे पास 1 लाइट ईयर दूर है, यानी 1 प्रकाश वर्ष दूर है, और उसकी लाइट हमारे पास 1 साल में पहुंच रही है, वो अगर उसके पार कोई 5 लाइट ईयर दूर है और उसकी लाइट हमारे पास 5 प्रकाश वर्ष दूर नहीं पहुंच रही, उससे ज़्यादा समय ले रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है, जितना ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसकी लाइट हमारे पास उतनी ही पास पहुंच रही है। जो ऑब्जेक्ट हमारा 5 वर्ष या 7 प्रकाश वर्ष दूर है, उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में और ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा है और ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी हमारे यूनिवर्स में चीज़ें दूर जाती जा रही हैं, उतना ही टाइम वो हमारे पास तक आने में उनकी लाइट एनर्जी ले रही है। तो ये कंक्लूजन था कि हमारा यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत था। ठीक है, अब इसके बारे में अलग अलग धारणाएं बनी और ऐसा माना गया कि जैसे हमारा बिग बैंग हुआ था, इसी तरह हमारा एक बिग क्रंच भी होगा। अब ये बिग बैंग थ्योरी खुद ही कई सारे फिज़िक्स के और जो आइडियल क्वेश्चंस हैं उनको नेगलेक्ट करती है या फिर उनके ये अगेंस्ट जाती है। कई ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं थ्योरी के, उनके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बिग बैंग एक झूठा सिद्धांत है। कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं। जो भी हमारा मैटर था ये सारा पहले से ही यूनिवर्स में प्रेजेंट था। और जो बिग बैंग थ्योरी है, इसका मानना ये है कि हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन का प्रोसेस कैसे चालू हुआ कि जो हमारे एक पॉइंट के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, उससे जो हमारा मैटर निकला वो चारों तरफ फैलता गया। ठीक है, और जब ये हमारा मैटर और एनर्जी, इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा था, तो जब हमारा मैटर सारा एक साथ था, उस मैटर के अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ। अब जैसे ही किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट जनरेट होगी, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से।
घर्षण की वजह से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा के बल से इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से वो पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड करता गया और जो हाई टेम्परेचर उन फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से जनरेट हुआ था, जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ वो हमारी गैसेस जो एनर्जी की फॉर्म में निकली थी, मैटर जो हमारा उस फ्रिक्शन फोर्सेस से निकला था, वो धीरे धीरे कूल डाउन होता गया और हमारा यूनिवर्स धीरे धीरे कूल होता गया। अब जब हमारा ये सारा यूनिवर्स एनर्जी डिसिपेट करने लगा, अपनी एनर्जी खोने लगा, जो इसने बिग बैंग एक्सप्लोजन के टाइम पर रिलीज़ की थी। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स जो थे, जो एनर्जी लिए हुए थे, ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो जब ये पार्टिकल्स सारे एक दूसरे से दूर जा रहे थे, तब इनके ऊपर एक फोर्स काम करने लगा जो पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसको कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी दो पार्टिकल्स, ये दो हमारे एटम्स थे, ठीक है, ये हमारे दो एटम्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे और जब ये पार्टिकल्स ने अपने चारों तरफ गैसेस को एक्वायर किया और इन गैसेस के एक्वायर करने से इनका मास बढ़ा और मास के बढ़ने से इन दोनों के बीच में क्या बढ़ी? ग्रेविटी। तो जैसे जैसे हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटी बढ़ती गई पॉइंट्स के, गैसेस के और मैटर के बीच में, तो तब हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन तो हो रहा था, बट जहाँ पर हमारा मैटर और गैसेस इकट्ठा होता गया, उनके क्लस्टर्स बनते गए, तो वहीं पर हमारी ग्रेविटी बढ़ती गई और उन ग्रेविटी ने मैटर और एनर्जी को मिक्स कर दिया और हमारे क्या बने? इस मैटर और एनर्जी के कॉम्बिनेशन से नेबुला। ठीक है, तो हमारे क्या बने? इनके कॉम्बिनेशन से नेबुला, जिनकी वजह से ही हमारे सारे स्टार्स और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। नेबुला क्या है? बेसिकली एक गैसेस का और डस्ट का क्लाउड है। ठीक है, अब जब ये हमारे नेबुलाज सिकुड़ने लगे तो इनका जो सेंट्रल पॉइंट था वहाँ पर आके जमा हुआ सारा मास, ठीक है, इन नेबुलाज के सेंटर पे जमा होके क्या हुआ? सारा मास इकट्ठा हुआ और इसी मास ने अपने चारों तरफ गैसेस को इकट्ठा किया। तो नेबुला से हमारे किस तरह स्टार्स और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर अभी तक कि जो हमारा ये यूनिवर्स में एक्सप्लोजन हुआ, इससे जो भी ऑब्जेक्ट्स निकले, तो जैसे जैसे ये ठंडे होने लगे, ग्रेविटी ने इन सबको एक साथ खींचना शुरू किया, जिससे हमारा यूनिवर्स आज एक्सपैंड भी हो रहा है और कहीं कहीं हम देखें कि यूनिवर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, जिसका हमारे पास प्रूफ है कि आज हम पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ब्लैक होल्स देख रहे हैं। ब्लैक होल्स क्या हैं? ब्लैक होल्स हमारे पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सुपर ग्रेविटी फील्ड्स हैं, वो सुपर ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स हैं और वो सुपर ग्रेविटी और सुपर डेंसर मासेस हैं जिन्होंने लाइट को भी पास से गुजरने नहीं दिया। अगर कोई भी हमारी लाइट अगर उन ब्लैक होल्स के पास से गुजर रही है तो वो भी उसको कैप्चर कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसका मतलब हमारे यूनिवर्स में कोई चीज़ अगर लाइट की 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से भी उनके पास से गुजर रही है तो वो उसको भी खींचने की क्षमता रखते हैं। इतना हाई उनका ग्रेविटेशनल पुल है। और ग्रेविटी डिपेंड करती है किस पे? मास पे। हम सबको पता है कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के। जितना ज़्यादा मास होगा और जितनी हमारी ज़्यादा डेंसिटी होगी, उसके प्रोपोर्शनल क्या होती है? ग्रेविटी। और यही सुपर ग्रेविटी हमारी कहाँ पर पाई जाती है? ब्लैक होल्स में। तो ब्लैक होल्स की स्टडी इसलिए इम्पॉर्टेंट है आज, जिससे हम पता लगा पाएँ कि हमारा जो ब्रह्मांड है, इसका जैसे विस्तार हो रहा है, क्या इसका इसी तरह अंत हमारा कहीं ब्लैक होल्स में तो नहीं होगा। दैट्स वाई साइंटिस्ट्स आर स्टडिंग ब्लैक होल्स वेरी डीपली टुडे एंड दे आर बिहाइंड द black holes for the research of the contraction of the universe, likewise the expansion which happened in the Big Bang theory. So this was all about the Big Bang theory. If you like this video, so just hit the like button, share with your friends and subscribe the channel. और next video में we will discuss about the nebulas, how universe evolved around them and how they formed, how they resulted in the formation of stars and planets. There are very numerous theories, there are a number of theories which are associated with the formation of stars and planets and the formation of galaxies.
they have different paths, and in universe we have a central point around which all the galaxies are revolving. So how these paths are formed, and what are the other theories which are associated with the formation and evolution of universe, we will discuss in later videos.